अस्सलाम वालेकुम। टॉक्स विद आबिद खान में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस एपिसोड में हम आपको किसी शख्सियत से नहीं बल्कि एक कॉज से मिलवाना जा रहे हैं। आइए बात करते हैं राफ़िया हारून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले हमें ये बताएँगे राइट टू प्ले क्या है और पाकिस्तान में कब से काम कर रहा है? राइट टू प्ले एक आईएनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है और हम पाकिस्तान में 2008 से काम कर रहे हैं और बेसिकली हमारा काम जो है वो बच्चों से रिलेटेड है और प्ले बेस्ड लर्निंग के ऊपर हम काम करते हैं और उसमें हम बच्चों की सेफगार्डिंग के लिए भी काम करते हैं। तो हमारा जो काम पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ वो 2008 में हुआ, जबकि ये एनजीओ जो बनी थी ये 2000 में। मुझे बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले इसको मनाने का मकसद क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, आप अगर मैं बात स्टार्ट करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो खेल है, जो प्ले है, वो हर बच्चे का हक है। बिल्कुल। और इस चीज़ के ऊपर क्योंकि हम काम भी करते हैं, तो इसके ऊपर राइट टू प्ले ने बहुत एडवोकेसी की और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हमने यूएन में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसके ऊपर जब हमने बात की तो मार्च 2024 में यूएन ने डिक्लेयर किया और उस वक़्त 140 कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया। बेसिकली जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि हम ये चाहते थे कि जो बच्चों का ये बुनियादी हक है इसके बारे में हम दुनिया को बताएं और सब लोग एक पॉइंट के ऊपर जमा हों और इसमें ना सिर्फ ये कि सिर्फ हम लोग बल्कि मुख्तलिफ नेशंस, एजुकेशनिस्ट, फैमिलीज, बच्चे सब मिलके इस डे को सेलिब्रेट करें और ये हमारा एक कॉमन कॉज बन जाए, आइसोलेशन में ना हो और सब लोग इस बात को रियलाइज करें कि खेल जो है वो एक बुनियादी हक है बच्चों का। तो इसलिए फिर अब इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया है। ये हमारा सेकेंड ईयर था और इंशाल्लाह ताला देखें हम हमने जैसे जैसे ये शुरू किया है, इस्लामाबाद में एक हमारी इसके ऊपर इवेंट हुआ, इसी तरह सिंध में हमारा एक इवेंट हुआ। तो और इसके अलावा इंटरनेशनल फोरम्स पे डिफरेंट जगहों पर दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया। बिल्कुल। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक़्त एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होगा तो आप खेलेंगे। खेलने के लिए जैसे हमारी मेथोडोलॉजी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती है कि आपके पास खेलने के लिए आप यहाँ पर भी बहुत सारी गेम्स खेल सकते। उसमें ये कि आपका अपनी एक बॉन्डिंग होती है, आपका एक अपना इंटरैक्शन होता है। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी वजह से आपके बच्चे और एक जो ये बॉन्डिंग है, ये लाइफ स्किल्स के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अनइंटेंशनली भी बच्चे को सिखाते, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किताबों की भी ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए 2 तरह का खेल होता है। एक खेल वो होता है कि जिसको हम सिंपल प्ले कहते हैं। एक होती है प्ले बेस्ड लर्निंग। उसका कोई आउटकम हम सोचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात पेरेंट्स कोई ब्लॉक्स ले आते हैं, उसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है बिल्कुल। और वो बच्चों को सीक्वेंसिंग सिखा रहे होते हैं। उनको बता रहे होते हैं कि किस डिजिट के बाद कैसे आपने एक सीक्वेंस में नंबर्स को रखना है। अब बच्चा खेल तो ब्लॉक्स के साथ रहा है, लेकिन उसके आउटकम की वजह से उसका रिज़ल्ट फ़र्क हो जाता है। फिर इसी तरह जब बच्चे खुद से भी कुछ खेलते हैं, उस वक़्त भी बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इस तरह नहीं होता कि बच्चे सीख नहीं रहे होते हैं। बच्चे कम्युनिकेशन अपनी डेवलप करते हैं, उनको सोशल इंटरैक्शन का पता चलता है, वो डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए खेलना बहुत सख्त ज़रूरी होता है। और फिर दूसरा ये कि जो बच्चे जब खेल रहे होते हैं, आप देखें जो एक जैसे हम घर में बात करते हैं एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है, इसी तरह खेलने में और पढ़ाई में भी एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। जब आप उस बैलेंस को मेंटेन करते हैं तो आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं, ये मतलब बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें ये बात साबित हुई है कि जो बच्चे खेलते हुए सीखते हैं, क्योंकि खेलना उनका फेवरेट काम है और जो काम आप शौक से कर रहे होते हैं ना, वो काम आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो जब हम कोई आउटकम ज़हन में रखते हुए बच्चों को उस तरफ लेके जाते हैं, तो वो बच्चे न्यूमरेसी में भी अच्छे होते हैं, लिटरेसी में भी अच्छे होते हैं और उनकी पढ़ाई में उनके रिजल्ट्स भी ज़्यादा बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ किड्स जिनको हम बिल्कुल एक कन्फाइंड उसमें रख के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसमें उनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग भी नहीं हो पाती। अच्छा मैम, जैसे कि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में
डिफरेंट एनजीओज और इंटरनेशनल एनजीओज जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह देही इलाकों में भी वो काम कर रही हैं? देखिए मोस्टली जो एनजीओज़ हैं ना, जो फंडिंग आती है या जो प्रपोज़ल्स बनते हैं, वो ऐसी जगहों के लिए, ऐसे एरियाज़ के लिए और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए बनते हैं, जिनके पास इस किस्म के रिसोर्सेज़ की कमी है और वो उन तक उनके लिए रसाई मुमकिन नहीं है। तो हमारी एनजीओ जैसे काम कर रही है, हम सिंध में काम कर रहे हैं और हमने बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ में काम किया है। अभी एक प्रोजेक्ट हमारा ख़त्म हुआ है जो केपी में हुआ और उसमें हमने अफ़गान रेफ्यूजीज़ के साथ काम किया, हमने वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के साथ काम किया। हमारी प्रेफ़रेंस ये होती है कि हम गवर्नमेंट के साथ काम करें या फिर हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे स्कूल्स के साथ, ऐसी कम्युनिटीज़ के साथ काम करें, जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं। तो जो मेजॉरिटी जो एनजीओज़ हैं, जिनके बारे में मैं जानती हूँ, वो ऐसे ही एरियाज़ में काम कर रही होती हैं, जो दूर फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं और वहाँ पर जैसे स्कूल्स हैं अगर या गवर्नमेंट के भी स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज़ इतने नहीं हैं। टीचर ट्रेनिंग्स के लिए इतने उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, एक्सपर्ट्स नहीं हैं उनके पास। तो हम बेसिकली हमारा जितना काम है, वो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि राइट टू प्ले जो है पाकिस्तान में ना कि सिर्फ शहरों में, देही इलाकों में भी काम कर रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या आप अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए जो बच्चों में तब्दीली आ रही है, वो चेंजेस हैं भी या नहीं आ रही? अच्छा, हमारा एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका होता है। जब हम किसी भी एरिया में इंटरवेंशन करते हैं, तो हम उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते हैं ठीक है। और हम ये देखना खुद भी हमारी अपनी लर्निंग भी इसमें है कि हम ये देखें कि हमारे काम से पहले और हमारे काम के बाद उसका आउटकम क्या है। मतलब जो हमारी इंटरवेंशन है उससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारी प्रॉपर स्टडीज़ होती हैं, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है जो उसको मॉनिटर करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी पिछले दिनों जो एक रिपोर्ट में मतलब हमारी जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे स्कूल्स में एक तो अटेंडेंस बच्चों की बहुत इम्प्रूव कर गई, ख़ास तौर पे लड़कियों की। क्योंकि आपको पता है लड़कियों के लिए ज़रा जहाँ पे जब हम दही इलाकों की बात करते हैं, तो लड़कियों की एजुकेशन हमारी अनफॉर्च्युनेटली लेकिन अभी तक हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रही है। तो उसमें ये होता है कि जो हमारी इंटरवेंशंस हैं उनकी वजह से अटेंडेंस इम्प्रूव हुई और लड़कियों की अटेंडेंस ख़ास तौर पर इम्प्रूव हुई। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि कॉर्पोरल पनिशमेंट में बहुत फ़र्क पड़ा। जब हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, हम टीचर्स को पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं और हम इस किस्म की जब ट्रेनिंग्स उनके साथ करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा आउटकम ये है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट में बहुत ज़्यादा कमी जो है वो सामने आई। इसी तरह पीयर टू पीयर जो रिलेशनशिप है, बच्चों की जो आपस की रिलेशनशिप है, उसमें बुलिंग बहुत कम हुई। तो इस किस्म की बहुत सारी चेंजेस हैं, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारी इंटरवेंशन के बाद हमारे इल्म में आई और हमें पता चला कि सिर्फ़ ये प्ले बेस्ड लर्निंग नहीं है, ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की अप्रोच है, जिसको हम लेके चलते हैं और इसका आउटकम बहुत अच्छा है। प्ले बेस्ड लर्निंग जो आप अभी आपने बताया, तो ये हमारी तालीमी निज़ाम का मुस्तकिल हिस्सा बन सकती है या ये सिर्फ टेम्परेरी, मतलब जिस तरह एक एनजीओ आती है, एक प्रोग्राम करके चली जाती है और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो ये मुस्तकिल ये चीज़ें चलेंगी? हमारी इंटेंशन तो यही है और जितनी हम टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छा मुझे एक बात बताएँ, जब आप छोटे थे, जब आप पढ़ रहे होते थे, तो आपको पढ़ाई कैसी लगती थी? बुरी? मैथ्स पसंद था आपको? नहीं, कभी नहीं। एडिशन कैसे करते थे आप? फिंगर से करते थे ज़्यादा, और गलत होता था सिर्फ गलत होता था बिल्कुल, और फिर जब आप कॉपी बंद करते थे तो एडिशन खत्म हो जाती थी। इसी तरह ही। तो अगर आपको एडिशन एक गेम की तरह सिखाई जाए तो आपको याद रहेगी। इसी तरह ही बिल्कुल। तो अगर मैं आपके को एडिशन अभी सिखाऊँ, सीखा ही नहीं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है? ठीक है, आपका राइट हैंड, ठीक है? लेफ्ट हैंड आप नीचे रख दें। अब हम ये करेंगे कि हम 3 दफ़ा बोलेंगे आई लाइक मैथ, आई लाइक मैथ, आई लाइक मैथ और फिर आप फिंगर्स ऐसे करेंगे, ठीक है? राइट हैंड ही करना है। राइट हैंड, लेफ्ट को नहीं हम यूज़ करें, हम सिर्फ राइट हैंड को यूज़ करें, ठीक है? हम दोनों में से जिसने पहले नंबर्स ऐड करके बता दिए, वो फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, सही, खेलें ये गेम, ठीक है। ठीक है? रूल समझ आ गए आपको? जी, 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 जी। चलें।
I like math. I like math, I like math. 3. See, मैं फर्स्ट आ गई. क्योंकि आपने खेला हुआ है ना पहले मैं चले, let's do it again. I like math. I like math. I like math. 7, 4, 6. 6. इस- Do you need to play this game? हाँ, आपको लगता है कि अब आप अगर इस किस्म की किसी गेम के साथ मतलब इस तरह की बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं. बिल्कुल, जब हम क्लास में ये एक्टिविटीज़ करते हैं, इसी तरह मेंटल मैथ की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम फिंगर्स के ऊपर काउंटिंग करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि ये यूनिट का हैंड है, ये टेंस का हैंड है. बिल्कुल, या हम ये आई लाइक मैथ करते हैं या हम सिलेबल डांस करते हैं. इस तरह की हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम टीचर्स को बताते हैं और हम उनको सिखाते हैं और फिर टीचर्स का जब फीडबैक आता है उसमें सबसे मज़े की बात ये होती है कि कुछ टीचर्स जो मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं उनका फीडबैक ये बताता है कि वो खुद से भी कुछ गेम्स बीच में इंक्लूड करते हैं क्लासरूम में और उससे ये होता है कि बच्चों की लर्निंग और अब देखें ये जो हमने गेम की अब अगर टीचर क्लास से चला जाए तो बच्चे आपस में ये गेम खेलते रहेंगे. उसका फ़ायदा क्या होगा? उनकी प्रैक्टिस होगी, Right. उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे. जिस तरह मैंने आपको एडिशन का बताया हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो जो 4 फंक्शंस हैं हम चारों की चारों इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये आपकी प्ले बेस्ड लर्निंग है. बिल्कुल। देखिए प्ले का जैसे मैंने आपको बताया एक आउटकम अगर आप जहन में रखें और उसको आप अपनी एजुकेशन के साथ मर्ज कर दें तो आप डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, देखिए सस्टेनेबल जैसे आपने कहा एनजीओज आती हैं एक मॉडल आती हैं फिर ख़त्म हो जाता है. सस्टेनेबल मॉडल्स वो होते हैं जिसमें लोग उसको लेके आगे कंटिन्यू करें. तो जो हमारा ये वाला मॉडल है जिसमें हम प्ले बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं इट टॉक्स इन टर्म्स ऑफ टीचर बेनिफिट. अब जैसे एक टीचर ने मुझे बताया उन्होंने कहा कि मैं सोशल स्टडीज़ का टीचर था और मैंने सोशल स्टडीज़ पढ़ाना था बच्चों को और दे वर नॉट विलिंग टू स्टडी और एकदम मुझे ख्याल आया कि मैंने एक ट्रेनिंग ली है. उन्होंने उस पूरे चैप्टर को एक गेम बना दिया और उन्होंने ही सेड मैंने रीडिंग भी नहीं कराई. मैंने सिर्फ 2 ग्रुप्स बनाए. बच्चों ने आपस में खुद रीडिंग की, उन्होंने फैक्ट्स ढूँढे और उन्होंने उनको लाके ढूँढ के वो पूरे सेंटेंसेस कंप्लीट किए और उस दिन हमने कुछ नहीं किया, हमने खेला लेकिन वो चैप्टर जो पूरे 1 हफ्ते में तैयार होना था वो 2 पीरियड्स में तैयार हो गया. तो देखिए ये प्ले बेस्ड लर्निंग है. प्ले बेस्ड लर्निंग क्या है? एक खेल जो आपकी फितरत है. You want to play. Not only children, but you also want to play. वो- ठीक है और फिर जब हम उसके साथ एक लर्निंग को अटैच कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है वो प्ले बेस्ड लर्निंग बन जाती है. एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं जैसे आपने खुद कहा कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी लेकिन अगर आप इस तरह प्रॉबेबली मैथ्स सीखते तो आपकी एडिक्शन ज़्यादा अच्छी होती. बिल्कुल इसी तरह ही है। क्योंकि हमारा जो दौर था उसमें ये था कि ट्यूशन्स नहीं होती थी, ठीक है? घर में खुद पढ़ना होता था। स्कूल से आए, सो गए, शाम को उठे, खेले-चले, साइक्लिंग की, भागे-शागे। इवनली उस टाइम पे मैंने ये नोट किया था कि उस टाइम पे जेंडर भी कोई नहीं था, कोई ख़ास। लड़के-लड़कियाँ हम मिलके खेलते थे। छुपन-छुपाई, पकड़न-पकड़ाई, मारम-पिट्टी, दरख्तों पे चढ़ना, ठीक है? रनिंग करना। मतलब ये सारी फिजिकल आजकल के जो बच्चे हैं वो उनको इन गेम्स का पता ही नहीं है। इवनली मैंने चमचम भी खेली हुई है, ठीक है? मुझे वो स्टेपू भी आता है, ठीक है? क्योंकि बहनों के साथ, उनकी दोस्तों के साथ अब आजकल के जो बच्चे हैं वो शाय फ़ील करते हैं। वो जो है लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते। हम लोग होते थे हम इवनली मैं सेकंड ईयर तक जो है लड़कियों के साथ खेला हूँ। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस उस तरह बच्चों में नहीं है जिस तरह आजकल कल मैं एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, तो वो बिल्कुल जो है ना चुप था वो। तो मैंने उसे क्वेश्चंस पूछे, मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में? तो वो कहता है कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन होगा। तो मैंने कहा बेटा आप इतने चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं हैं? तो जिस तरह होता है सहमा हुआ, तो बच्चे को मैंने कहा बेटा आप कुछ खेलते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं खेलता हूँ। तो मैंने कहा क्या खेलते हैं? कौन सी गेम्स खेलते हैं? कह रहे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। मगर ये कि उसको उस तरह इंटरेक्शन लोगों में नहीं था, एक खौफ, एक डर जो था ना वो उस बच्चे का मैं डर निकालना चाह रहा था, कि आप बाहर निकलें, सोशल हों, लोगों से बातें करें। क्योंकि वो बच्चे जो है घर में बैठ के सिर्फ़ मोबाइल यूज़ करते हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता।
क्योंकि मार्केट में जब वो आएँगे या पढ़ेंगे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती हैं। तो जिस तरह अभी आपने बताया राइट टू प्ले जिस तरह आप बता रही हैं, मतलब सेम वही चीज़ है कि सबसे पहले हमने टीचर्स को एजुकेट करना कि वो बच्चों को कैसी गेम्स खिलवाएँगे, क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट तो गेम्स नहीं पता। पहले आपने एजुकेट करना है टीचर्स को। और जिन इलाकों में आप जाती हैं वहाँ बहुत मुश्किल होता है टीचर्स को समझाना। पहले तो आपने स्टडी करना है उस इलाके के बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी केपीके में ऐसे काफ़ी एरियाज़ देखे हैं जहाँ के लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, बहुत मुश्किल होता है। अब जिस तरह मैं अपनी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं बेसिकली बिलॉन्ग करता हूँ पेशावर से। हमारे ज़िले में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। मेरी बड़ी सिस्टर एएमसी से डॉक्टर बनी, तो वो एक रोल मॉडल उनके लिए बनी कि यार एक लड़की जो है वो एक डॉक्टर बन रही है। उसके बाद से जो गाँव में लड़कियाँ थीं उनसे इंस्पायर होके उन्होंने बड़ी एज में जो है वो स्कूलिंग शुरू कर दी। तो ये चीज़ जो है ना वो पेरेंट्स के ज़हन से ये चीज़ निकालनी है कि लड़कियाँ जो है वो बस सिर्फ़ घर में रहेंगी, कुकिंग करेंगी, घर का काम सँभालेंगी, शादी करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माशाल्लाह से अब उससे मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है कि वो मल्टीपल जो है वो हर ऑर्गेनाइज़ेशन में जो है वो जा रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। उनका वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो गया। तो जिस तरह आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है सेम कि आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, ठीक है? और टीचर्स को आप लोग डिफरेंट चीज़ें आप बता रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से आपने एजुकेशन के साथ प्ले भी करना है। दोनों चीज़ें फिज़िकल एक्टिविटीज़ प्लस जो तालीमी सिस्टम है वो दोनों बैलेंस करके आप लोग चलना चाह रहे हैं उसके साथ। इसमें ये बात है कि देखिए हमारा जो प्ले है हम प्ले को यूज़ करते हैं एज़ अ टूल और एज़ अ टूल जैसे आपने अभी बात की कि वो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं था, बिल्कुल, ठीक है? तो हम प्ले को यूज़ करते हैं एज़ अ टूल फॉर लाइफ स्किल डेवलपमेंट। अब ये लाइफ स्किल डेवलपमेंट है। अब आपने देखा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, क्यों? प्रोबेबली वो कुछ खेलता भी नहीं होगा। तो खेल एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम उस बच्चे में बहुत सारा कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। प्रोबेबली अगर वो कोई गेम खेलता होता, तो उसको टीम वर्क का भी पता होता, उसको कॉन्फिडेंस भी उसमें होता, उसको डिसीजन मेकिंग का भी पता होता। तो ये जो डिफरेंट लाइफ स्किल्स होती हैं, ये आपको खेलने से आती हैं। और जो दूसरा एक और जो इंटरवेंशन है, मतलब जो एक हमारी मेथोडोलॉजी है, हमारी मेथोडोलॉजी ये है कि जब हम बच्चों के साथ एंगेज होते हैं, तो हम उनके साथ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ाई कैसी लगती थी? आपने कहा, आपने मुझे उसका जवाब दिया। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपने पास्ट में जाके सोचा कि मैं खेलता था तो क्या होता था? फिर आपने देखा मैं इस एक्टिविटी के बाद भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया और मैंने आपसे पूछा कि अगर उस वक़्त आपके पास ऐसा कोई टूल होता कि आप खेलते हुए ये कॉन्सेप्ट सीख लेते, तो आपने कहा कि मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। इसीलिए ऐसा ही है ना? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने आपसे आपके प्रेज़ेंट के बारे में क्वेश्चन किया, आपके पास्ट के बारे में किया, एक्सपीरियंस के बारे में किया। क्योंकि मैंने आपको एक एक्सपीरियंस दिया छोटा-सा, मैंने आपको बताया कि हम ऐसे भी एडिशन कर सकते हैं, हम काउंटिंग जो आपने कहा मैं हाथ पे करता था, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इट्स अ फन वे ऑफ काउंटिंग सॉरी एडिशन। जी, जी। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपसे किए, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि आपने उसके बारे में सोचा। और जब आपने उसके बारे में सोचा, तो आपने कंपैरिज़न किया अपने पास्ट के साथ और फिर प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि आप इस मेथोडोलॉजी को जो आपने यहाँ पर सीखा, आप इसको घर लेके जाएँगे। इसी तरह और आप ऐसे किसी बच्चे को जिसको आप चाहते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस आए, आप चाहेंगे कि छोटे बच्चे को आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। और अब ये जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, ये हमारी मेथोडोलॉजी है। तो इसके पीछे पूरी एक साइंस है, इसके पीछे पूरी एक मेथोडोलॉजी है। राइट टू प्ले का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने आपको खिलाया और बस हम आए और हम खेले कूदे और काम खत्म। इसके पीछे ये नहीं है, इसके पीछे एक मेथोडोलॉजी है और उस मेथोडोलॉजी की एप्लीकेशन राइट टू प्ले का काम है कि जब हम उस इलाके से, उन बच्चों से, उन टीचर्स से इंटरैक्ट करें, तो हम उनको कोई चीज़ उनको दे के जाएँ। जब टीचर वो एक्टिविटी बच्चों के साथ कराती है, तो उनकी लाइफ स्किल्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उन बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा होती है। तो ये जो सारी मेथोडोलॉजी है, बेसिकली हम प्ले को एज़ अ टूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि वालिदैन और टीचर्स और जो हमारे पॉलिसीज़ बनाने वाले इदारे हैं, तो आप क्या
पैगाम देना चाहेंगी कि ये बच्चों को खेलने का हक की अहमियत जो है, वो देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? देखिए, वो बात वही आ गई कि खेल जो है वो एक फ़ितरत है इंसान की। वो हर उम्र में ज़रूरी है। अभी हम एक छोटा-सा यहाँ पर अगर हम एक छोटी-सी भी एक्टिविटी कर लें तो आपको लगेगा आपका सारे दिन की थकन उतर गई। बिल्कुल इसी तरह ही। आप पुराने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो आपको उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस याद होते हैं वो खेल के याद होते हैं। आपको उनके साथ बैठ के टेस्ट करना याद नहीं होता कि हम एग्ज़ाम देते थे साथ बैठ के। आपको ये याद होगा कि हम साथ क्रिकेट खेलते थे। हम साथ कोई और जैसे भी आपने इतनी सारी गेम्स के नाम लिए, उसके साथ-साथ आपके ज़हन में अपने दोस्तों के नाम भी आते हैं, उनकी शक्लें भी आते हैं, जिनमें से कुछ आपके साथ राब्ते में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो पैगाम मैं उनको ये देना चाहूँगी कि एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे याद है जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो उस वक़्त हम दोनों मियाँ-बीवी बहुत सपोर्टिव थे उनके साथ। उनको अगर कहीं कोई कोचिंग की भी कहीं पे जैसे मेरा जो छोटा वाला है उसको फुटबॉल बहुत पसंद है और जो मेरा बड़ा बेटा है उसको बास्केटबॉल पसंद है। तो हम हमेशा उनको लेके जाते थे और अभी भी जो सबसे ज़्यादा मैं एन्जॉय करती हूँ एक्सपीरियंस वो यही एन्जॉय करती हूँ कि कभी हमें अभी भी मौका मिले और इनकी कहीं पे कोई टूर्नामेंट हो, कहीं पे कोई प्रैक्टिस हो, तो हम उसमें चले जाएँ, जाके देखें या एटलीस्ट उनको पिक एंड ड्रॉप दे दें। हालाँकि उनको पिक एंड ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एतदाल है ना वो बहुत ज़रूरी है। और जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि अगर बच्चे खेलेंगे तो वो ख़राब हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता। जब बच्चे खेलेंगे तो वो ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। अगर आप बच्चे से खेल को दूर कर देंगे, तो वो पढ़ाई से भी दूर हो जाता है। जी, मुझे बताइए कि आजकल जो मौजूदा कौमी निसाब में प्ले बेस्ड की जो ट्रेनिंग है उसकी गुंजाइश मौजूद है या नहीं है? जी, बिल्कुल है और हम काम ही गवर्नमेंट के टीचर्स के साथ ज़्यादातर करते हैं। हमने बहुत मतलब जैसे हमने टीसीएफ के साथ काम किया, अब आपको पता है टीसीएफ भी गवर्नमेंट के स्कूल्स के साथ काम करता है और उनके साथ हमने उनके हेड टीचर्स को, उनके प्रिंसिपल्स को भी ट्रेन किया। तो जब हम गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट में बहुत पोटेंशियल है और जो टीचर्स होते हैं ना, मैं कहती होती हूँ टीचर्स मैजिशियन्स होते हैं। टीचर्स कुछ भी कर सकता है। अगर आप टीचर्स को उनकी जगह दें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, तो क्यों नहीं? और स्पेशली हमारे गवर्नमेंट के टी का जो सेक्टर है उसमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन थोड़ा-सा हम लैक करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, कुछ रिसोर्सेज़ के ऊपर। तो देखिए सब लगे हुए हैं काम में और सब एक-दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। ठीक है, जैसा अभी आपने बताया कि आपकी एनजीओ और गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट तालीमी इदारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो इसमें मिलके जब आप लोग काम करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती होंगी डेफिनेटली, तो वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों को? उसमें देखिए सरकार की इजाज़त के बगैर, गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर आप कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकते और जो ठीक भी है। तो हमें गवर्नमेंट से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो रेलेवेंट जितने भी लोग हैं उनसे हमें परमिशन लेनी होती है, हम उनसे मिलते हैं, उनको हम बताते हैं, अपनी इंटरवेंशंस के बारे में बताते हैं और मैंने देखा है वो लोग कोऑपरेट भी करते हैं। और फिर वो हमें बताते हैं, हमें एरिया देते हैं, हमें स्कूल्स एलोकेट करते हैं, फिर उन स्कूल्स के अंदर हम काम करते हैं। तो बेसिकली एक प्रोसीजर है, एक तरीका होता है हर काम को करने का, तो गवर्नमेंट का भी एक तरीका है और हमें उनके प्रोसीजर्स को फ़ॉलो करना चाहिए और हम करते हैं। तो उसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बाज़ औक़ात डिलेज़ हो जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिले हो जाती है या बीच में कई दफ़ा ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ईमेल आई और उस साइट के ऊपर ईमेल एकदम से उन्होंने नहीं चेक किया या उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे या इस तरह का मसला कभी हो जाता है। लेकिन अदरवाइज़ कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, गवर्नमेंट सपोर्टिव रही है, गवर्नमेंट का रोल हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है और हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ भी बहुत काम किया, जैसे मैंने आपको बताया केपी के साथ काम किया, अभी हम पंजाब में भी काम कर रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी मतलब काफ़ी हमारे उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं और बहुत उनका सपोर्टिव रोल है। मुझे काइंडली बताइए कि हमारे माशरे में अक्सर वालिदैन कहते हैं कि खेल जो है उससे टाइम वेस्ट होता है, टाइम का ज़ाया करना होता है। तो आप क्या समझती हैं कि आप उन पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? उन देखिए एक स्टडी हुई थी उसमें 78% बच्चों ने ये बात कही कि हमारे पेरेंट्स का ख़्याल है कि खेल इम्पोर्टेंट नहीं है, प्ले इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो खेल जो है ना,
वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स को ये पैगाम दूँगी कि एक बैलेंस ज़रूर रखें और अपने बच्चों के साथ खेला करें। जब आप खुद भी बच्चों के साथ खेलेंगे, तो आप उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होंगे, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी और आप देखेंगे कि आपके घर का एक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगी। बिल्कुल। तो बच्चों को भी खेलने दें और बच्चों को खेलने का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा दें। मतलब उसको मैं खेल नहीं समझती कि जो आप बच्चों को मोबाइल लेके बिठा देते हैं या आप उनको जो दूसरे एक्सबॉक्स है या प्लेस्टेशंस हैं ये लगा देते हैं, तो मैं उसको एड्रेस नहीं कर रही। मैं ये आपसे कह रही हूँ कि जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं, फिज़िकली जब आप उनके साथ खेलते हैं, तो आपकी अपनी जो है आप खुद भी फ्रेश हो जाते हैं और बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, फिज़िकल डेवलपमेंट भी है, उनको आप सोशल इंटरैक्शन भी सिखा रहे हैं, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो पेरेंट्स को मैं ये बात बोलूँगी कि बच्चों के साथ खेला करें और खेल को प्रमोट करें, लेकिन अगेन एक बैलेंस के साथ। मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि वालिदैन को आप जिस तरह गाइड करेंगी या करती हैं कि एजुकेशन के साथ जो है वो खेल-कूद भी साथ में बैलेंस करना है आपने? मेरा थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाइड सा एक्सपीरियंस है। हुँ, मैंने क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम किया और अभी यहाँ पर भी मैं एजुकेशन में काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर राइट टू प्ले के साथ मेरा ज़्यादा इंटरैक्शन जो होता है वो टीचर्स के साथ होता है। ठीक है। लेकिन इससे पहले जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने काम किया उसमें पेरेंट्स के साथ मेरा बहुत क्लोज़ इंटरैक्शन रहा। और ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिसमें हम स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया करते थे। तो मैंने ये बात देखी है कि पेरेंट्स ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो रेज़िस्टेंट होते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं ना, जो पेरेंट्स बच्चों के लिए सपोर्टिव होते हैं, उनकी खेल में भी, उनके स्पोर्ट्स में भी, उनकी पढ़ाई में भी, वो बच्चे जिसको कहते हैं ना एक ऑल-राउंडर बन जाते हैं। हुँ, और उस मैंने ये देखा कि उनकी जो उनके ग्रेड्स हैं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। उन फैमिलीज़ का आपस में इंटरैक्शन बहुत और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो पेरेंट्स का जो रिएक्शन है वो एक थोड़ा डिफरेंट सा है। बाज़ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, बाज़ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ़ पढ़ना चाहिए और अब मैं थका हुआ आया हूँ ऑफ़िस से तो मैं रेस्ट करूँ और ये लोग बैठ के पढ़ें। तो एक डाइवर्सिफ़ाइड सा, एक डिफरेंट सा सी अप्रोच होती है डिफरेंट पेरेंट्स की। अच्छा मुझे बताइए कि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि कोई सदमे में होते हैं या कोई उनको टेंशन होती है, तो ऐसे बच्चों को आप किस तरह से खेल से उनको मुतासिर करेंगी ताकि वो अपना डिप्रेशन या जो भी उनके ज़हन में चल रहा है, वो ख़त्म हो उनका? साइको सोशल सपोर्ट हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और पाकिस्तान में जब ज़लज़ले आए थे सैलाब आया था 2022 में सिंध में, तो उसके ऊपर हमारी एनजीओ ने बहुत काम किया। वहाँ पे हमने सेफ स्पेसेस बनाई और बच्चों को इन्वॉल्व किया। तो उसमें बेसिकली आपको पता है जब बच्चे किसी सदमे का शिकार होते हैं तो उन ज़्यादातर बच्चे खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल साइड पर हो जाते हैं। अब जैसे सैलाब की मैं एग्ज़ाम्पल आपसे लेती हूँ, आप के ऊपर ही बात करती हूँ। जब सैलाब आया तो बच्चे घरों से निकल आए, लोग बेघर हो गए। एक ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ा शॉक था। फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल्स ख़त्म हो गए। उनकी कोई जिसको कहते हैं कोई सोशल लाइफ नहीं थी और फिर उसके अलावा बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा का शिकार थे। तो जब हमारी टीम्स ऐसी जगह पर पहुंची तो उन्होंने एक सेफ स्पेस बनाई, उन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व किया। जब बच्चे खेलना शुरू हुए तो उन्होंने अपनी जो उनकी फीलिंग्स थी उनके बारे में बात करनी शुरू की क्योंकि रिलैक्स हुए और जब आप एक वेंट करना शुरू करते हैं, आपके ज़हन से वो दबाव ख़त्म होना शुरू होता है। तो ये एक पहला स्टेप है बेहतरी की तरफ। तो जब हम खेल को एज़ अ टूल यूज़ करते हैं साइको सोशल सपोर्ट में उसके रिज़ल्ट्स बहुत पॉज़िटिव हैं। बच्चों को रिलैक्स करते हैं, बच्चे रिलैक्स होते हैं और फिर बच्चों में रेज़िलियंस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए कि लड़कों और लड़कियों में दोनों के लिए बराबर मौका फ़राहम करता है खेल? जी, हम जिन एरियाज़ में काम करते हैं वो एग्ज़ैक्टली ऐसे एरियाज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम रेफ्यूजीज़ के साथ भी हमने काम किया। तो वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बच्चियों को बिल्कुल खेलने नहीं दिया जाता।
और उनको घर से भी नहीं निकलने दिया जाता, तो हम ट्रेनिंग हमने जाके कैंप्स के अंदर की। इसी तरह सिंध के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं। और जब क्योंकि हम लोग थोड़ा फ़ोकस ज़्यादा लड़कियों को करते हैं, हम फ़ोकस ज़्यादा लड़कियों को इस वजह से करते हैं कि उस साइड पे ज़रूरत ज़्यादा है। तो जब हम खेल की बात करते हैं तो खेल बराबर मौका देता है, लड़कों को भी और लड़कियों को। बिल्कुल। इसमें कोई मतलब कोई डाउट नहीं है कि लड़कियां वो काम नहीं कर सकती या लड़कियां उन गेम्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। हाँ, ऐसा होता है कि हम कल्चर्स जो जो कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। और हम उनका ख्याल रखते हुए, उन्हीं बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए, हम बच्चों को और बच्चियों को खेलों में इन्वॉल्व करते हैं। अब जैसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर वो नहीं पसंद करते कि लड़के और लड़कियाँ मिल के खेलें, तो फिर वहाँ पे हम लड़कियों के लिए अलग गेम्स और एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं। क्योंकि मतलब देखिए ना, जो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको आपने नेगेट नहीं करना, लेकिन उन बच्चियों का भी उतना ही हक है कि वो खेलें और उसमें पार्टिसिपेट करें इन एक्टिविटीज़। गाँव में तो ये होता है ना कि देही इलाके में आपने देखा होगा कि वहाँ स्कूल बड़े होते हैं, मैदान होते हैं। तो जो शहर है, शहरी इलाके हैं जिनमें कंजेस्टेड एरिया में स्कूल्स हैं, तो वहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ आप लोग कैसे फ़राहम करते हैं? हमारी मेथोडोलॉजी बहुत डिफरेंट है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम छोटी जगह पर भी कर सकते हैं। प्लस हमारे पास एक हमारी मेथोडोलॉजी में एक बहुत मज़े की चीज़ ये है कि हम गेम्स को मॉडिफ़ाई कर लेते हैं। हम स्पेस के मुताबिक गेम्स के रूल्स चेंज कर सकते हैं और फिर जब हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं तो हम उनको एक ट्रेनिंग मैनुअल भी देते हैं, हम उनको गेम्स मैनुअल भी देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी गेम्स होती हैं। एक रिसोर्स है हमारा, वो ओपन एंडेड रिसोर्स है। फिर उसकी एनिमेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और जब अकॉर्डिंग टू द स्पेस दैट यू हैव, हम एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करना टीचर्स को ज़रूर सिखाते हैं। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात होता है कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो स्पेशल है, तो हम इंक्लूजन के कंपोनेंट को बहुत स्ट्रेस करते हैं। हम चाहते हैं हर बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। उसके मुताबिक हम टीचर्स को सिखाते हैं कि आपने एक्टिविटी को मॉडिफाई कैसे करना है। तो अगर स्पेस कम है तो उस एक्टिविटी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर स्पेस ज़्यादा है तो हम तब भी उसमें प्लेयर्स को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हम ग्रुप को छोटा कर सकते हैं, हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमारी मेथोडोलॉजी में ये चीज़ें शामिल हैं। मुझे बताइए कि अगर हम मिलकर बच्चों को खेलने का हक की अहमियत दें, तो इससे हमारे पाकिस्तान पे असर होगा? डेफ़िनेटली होगा। हम एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा पुरअमन, अभी आप देखिए, अगर आप एनालाइज़ करें तो जैसे आपने बोला हम डिफरेंट टाइप के लोग थे, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं। बिल्कुल, ऐसा होता है ना? ऐसे ही है। तो अगर हम बच्चों को उनका खेल का हक दें, उनको खेलने भी दें, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, वो ज़्यादा पुरअमन होंगे और अल्टीमेटली हमारा जो पाकिस्तान की जो अगली जनरेशन है, उसमें डेफ़िनेटली हमारे पूरे मुल्क पे फ़र्क पड़ेगा इसका। आखिर में आप ज़ाती ज़िंदगी से कोई यादगार लम्हा या खेल जिसने आपको मुतासिर किया हो और हमारे साथ वो शेयर करें? हाँ, कॉलेज में हम खेलते होते थे, मतलब मैं बहुत खेलती थी, मैंने अपने दाँत भी तोड़े हुए हैं। आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट। हम रोज़ा रख के क्रिकेट खेलते थे मैं कॉलेज जो में। बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो मैं हैंडबॉल खेलती होती थी, बहुत खेलती थी और उसके बाद फिर वक़्त के साथ-साथ छोड़ दिया था। फिर जब मैं राइट टू प्ले में आई तो कुछ दिन ही हुए थे मुझे, इन लोगों का क्रिकेट मैच था और उन्होंने कहा कि भई क्रिकेट मैच है और आप ग्राउंड में जाएँ। अब मैं तो कहाँ प्रिंसिपलशिप वगैरह देख के आई थी, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। वो जो फर्स्ट टाइम इतने साल के बाद मैं मैदान में गई इस खेलने के लिए, तो मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा। फिर हमारी एक गैदरिंग थी, हमारा एक्चुअली एक हमारी वो थी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स थी, वहाँ पे हम गए तो चित्राल में हम थे। तो उन्होंने कहा कि हम फुटबॉल खेलेंगे। मैंने कहा भई मेरे घुटने में दर्द है, सॉरी, क्योंकि मेरे थोड़ा-सा इसका प्रॉब्लम था। मैंने कहा मैं सॉरी, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकती। उन्होंने कहा जी हम रूल्स मॉडिफ़ाई करेंगे। उन्होंने रूल्स को मॉडिफ़ाई किया, हमारी टीम्स बनी और फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं बॉल को नहीं टच करूँगी, चली जाऊँगी, नहीं करूँगी। उन्होंने रूल ये रखा कि जब तक हर बंदा उसको टच नहीं करेगा, दे मेड श्योर कि एवरीबॉडी शुड प्ले। और मैंने फुटबॉल खेली। सो इट वाज़ वन ऑफ दोज़ एक्सपीरियंसेस जो मुझे शायद हमेशा याद रहे।
बहुत शुक्रिया आपने आज हमें कीमती टाइम दिया। हमारे व्यूअर्स को बताइए, पेरेंट्स को या टीचर्स को, जो कि आपके ख्याल से कोई एक मैसेज होना चाहिए, वो काइंडली आप दे दीजिए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को, एजुकेशनिस्ट को और जितने भी जो लोग भी बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं या किसी भी हवाले से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ जब हम स्टडीज़ की तरफ उनको पुश करते हैं, तो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों का नुकसान होता है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें और बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, पढ़ाएँ भी और उनको खेलने भी दें और उनकी ना सिर्फ फ़िज़िकल, कॉग्निटिव उनकी जो ज़हनी नशो-नुमा है, जो उनकी जिस्मानी नशो-नुमा है, इस सब का ख़्याल रखें। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना बहुत चाहूँगी शुक्रिया मैम। कि थैंक आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।